लगातार सभी लोग बने हुए हैं, सवेश पाठक भी लगातार बने हमारे साथ में। प्रमोद स्वामी जी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्या बीजेपी को यकीन है कि सरकार बना पाएंगे तेलंगाना में, या फिर फाइट कर रहे हैं कांग्रेस को पछाड़ने के लिए? नहीं नहीं, देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली दल के रूप में इस चुनाव के बाद में अपने आप को तेलंगाना में स्थापित करने में सक्षम होंगी। लेकिन चर्चा के शुरू में जिस तरह से कांग्रेस और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा, और कुछ मूल 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 प्रश्न आपके चर्चा के दौरान उभर करके आए। जैसे कि जो आरक्षण का मुद्दा उठा, तो क्या हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिस तरह से 4% से 12% आरक्षण का जो वादा बीआरएस ने किया है, उसके ऊपर में ये तथाकथित अपने आप को जो सेकुलरिज्म करने वाली पार्टी या सेकुलरिज्म कहने वाली पार्टी के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठे हुए जो प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। गंगा जमुना तहजीब की बात उठती है, लेकिन गंगा जमुना तहजीब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश के बहुसंख्यक समाज को पानी पी पी करके कोसा जाए, यही गंगा जमुना तहजीब का मतलब नहीं है। गंगा जमुना तहजीब का मतलब है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया। लेकिन गंगा जमुना तहजीब के नाम पर यहाँ हो क्या रहा है? जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो किससे मिलते हैं? जॉर्ज पूनिया से मिलते हैं, जो एक पादरी हैं और जो क्या कहते हैं, जो भारत माता का अपमान करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और राहुल गांधी के सामने बैठ कर करके वो अपमान करते हैं, और राहुल गांधी वहां मौन साध लेते हैं और एक शब्द उसके ऊपर में नहीं बोलते हैं। इनका जो इंडी अलायंस है उसके जो एक घटक है जिसके नेता है उदयनिधि स्टालिन साहब, वो सनातन को डेंगू बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं, लेकिन वो आज भी इंडी पार्टनर में इनके शामिल है। इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो कहते हैं कि अगर मोदी आएगा तो सनातन मजबूत होगा। तो सनातन तो आज हजारों वर्षों से है सनातन, उसका मोदी से क्या लेना? मोदी जी तो 8 या 9 साल से मुख्य प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह की बयानबाजी, राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देना, तो इस तरह की बातें, मुस्लिम आरक्षण की बात करना, तो ये बातें तो आपकी तरफ से उठती है। और जब हम कहते हैं कि हम इस चीज का समर्थन नहीं करते, तो बोलते हैं आप हर चुनाव में आप हिंदू मुस्लिम की बात लेकर के आ जाते हैं। तो जब डिबेट होगी तो एक समग्र विषय के ऊपर में डिबेट होगी ना। डिबेट सिर्फ इस बात पर तो नहीं होगी कि आप तुष्टीकरण की नीति के तहत राजनीति करते जाओ, आप हिंदुओं को खोजते जाओ, आप सनातन को खोजते जाओ, आप सनातन को कोरोना बताओ, डेंगू बताओ, और आप शाहबानो केस में आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दो, आप राम को काल्पनिक बताओ। तो ये सारी बातें जो है वो सारी विषय के ऊपर में चर्चा होगी, सारे विषय के ऊपर में विमर्श होगा। और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण की बात तो हमने नहीं की। मुस्लिम आरक्षण तो आपने दिया, 4% आपने कर्नाटक में दिया, यहाँ आपने और बीआरएस में होड़ लगी है। अब बीआरएस बोल रहा है कि 4 से मैं 12% कर दूंगा, आप उसके ऊपर में मौन है, आपका कोई स्टैंड नहीं है। तो फिर ये सारी चर्चा जब होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और जब आपको जवाब देने के लिए पूछते हैं तो आप एंकर पे सवाल खड़े कर देते हैं। जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो आप हम सवाल खड़े कर देते हैं कि आप हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति पर बार बार मैं आ रही हूँ, प्रमोद स्वामी जी, मैं आ रही हूँ। संविधान में तुष्टीकरण की राजनीति पर ना जाने कितनी ही, मुझे लगता है, बहस हो चुकी, न जाने कितनी चर्चा हो चुकी है, लेकिन रियलिटी ये है कि जिसको जो सुहाता है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। और यहाँ पर भी जिस पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं आदि प्रमोद स्वामी जी। प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी एक सेकंड। हाँ। देखिए पूजा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से लगातार वो हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, ये भूल रहे हैं कि वहाँ पे सरकार किसकी है और किससे इनको लड़ना है। यही मुश्किल है, और इनकी ये मुश्किल दिखा दे रही है कि ये वहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी हालत बेहतर नहीं है वहाँ पे। यदि वहाँ पे ये चुनाव लड़ने गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो सरकार पहले से है, जिस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, जो वहाँ पे लोगों के साथ बेहतर काम नहीं कर रही है, दलितों के साथ भेदभाव कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है, उस पर इनको बात करने की जरूरत है और उनकी नीतियों को घेरने की जरूरत है। लेकिन ये घेर किसको रहे हैं? ये कांग्रेस के उन नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं जहां धार्मिक ध्रुवीकरण। संजीव कौशिक जी बात पूरी, और यूनिवर्सिटी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए।
confidence in the Constitution, to strengthen our democracy, and to ensure that whatever development you have seen in Hyderabad and Telangana, that continues. The communal amenity which has been maintained for last 9.5 years continues. Everyone has their own culture, their habits, that should be protected. And it is high time that the polling percentage increases in cities of Telangana, especially Hyderabad, and people should reward the political parties for the work they have done and to make them more accountable. I hope and I urge the people that please come out and vote. This is not a day for holiday or to go for a picnic. It takes only about 45 minutes from wherever you live to come out and vote, so that you send out a strong message. Sir, we saw that there is some. संजीव जी बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां खुद सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रही है, उसको इस बात की जानकारी है, इसलिए वो वहां की सरकार के नीतियों के आलोचना के बजाय वो कांग्रेस से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का तो सीधा उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाने के उद्देश्य से लड़ रही है, उसको लग रहा है या जिस तरह की उसने रणनीति बनाई है वहाँ की सरकार को अपदस्थ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस, मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि ये तीनों एक तरफा कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर खाने की बात अब रही नहीं, और कांग्रेस पार्टी यही बात लोगों के बीच में ले जाके रख रही है कि ये तीनों मिलके केवल और केवल कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वहाँ की सरकार से भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो इतना होमवर्क कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की जरूरत नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, कब खड़गे जी ने क्या कहा, कब राहुल जी ने क्या कहा। वो ये रिसर्च करती कि यहाँ की सरकार जो है वो कौन सा काम नहीं कर पाई, उसमें कहाँ भ्रष्टाचार है, उसने किन नीतियों के वजह से यहाँ पे मात खाई है, और लोगों की परेशानी क्या है उस पर वो बात करती, वो इस पर बात करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यही मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि यही कमी अब दक्षिण की तरफ जो मजबूत अपने आप को बनाने का प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत देर कर दी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ केसीआर के ऊपर हमला नहीं हुआ? गृह मंत्री अमित शाह कहते तो नजर आए, उनके वीआरएस लेने का वक्त आ चुका है, बार बार उन्होंने उन पर हमला बोला, लेकिन आप सिर्फ ये क्यों चुन रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही? बीआरएस के ऊपर भी तो हमलावर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को वहां सत्ता में नहीं आने देना है। कांग्रेस यदि वहां पे सत्ता में आती है तो दक्षिण का वो द्वार कह लें, या दक्षिण में जो उम्मीद बनाए हुए बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए, वो रास्ते बिल्कुल बंद होते दिखाई दे रहे हैं। 24 का इलेक्शन सामने, और कांग्रेस पार्टी यदि केवल और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए जहां पे वो कांटे की लड़ाई कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार बनाती हुई दिख रही है। यदि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भी कांग्रेस पार्टी को वहां पे आने से यदि रोकने में नाकामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का रास्ते बड़े मुश्किल हो जाएंगे। सर्वेश पाठक जी। पूजा जी, मैं अभी संजीव जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस और ओवैसी सब एक साथ मिले जुले हैं, कांग्रेस उन सबों से लड़ रही है। अब देखिए, यही जो बीआरएस है, मतलब जो राव साहब है, उनकी जो बेटी थी, उनका जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ आम आदमी पार्टी का, कविता जी का नाम उसमें आ रहा है। कांग्रेस कभी भी उसका उस तरीके से विरोध नहीं की, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को किस तरीके से बचाव किया संसद में हम सभी ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा क्यों छोड़ दिया? पैसे भारतीय जनता पार्टी पैसे कहाँ दे रही है? वो तो खुल के विरोध कर रही है। जिस तरह से वो तो कह रही है सबों के लिए दौड़ा देती है भारतीय जनता पार्टी। साहब का हनीमून पीरियड जो था तेलंगाना में ओवर हो चुका है। सर्वेश जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि उसको वहां के मेन मुद्दे क्या है? भारतीय जनता पार्टी वहां आक्रामक क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी पूरी आक्रामक है, और उनके नेताओं के जो रैली हो रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से आक्रामकता अपना रखे हैं। लेकिन दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी क्या कभी भी कविता के और आम आदमी पार्टी का वो जो कथित शराब घोटाला था उसका किस तरीके से विरोध किया? आप ये तो देखिए ना, आप उस पे उन्होंने कुछ नहीं किया, न तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है क्या उस पे? कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी है, कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी है। कार्रवाई तो चल रही है ना, लेकिन आप ग्राउंड पे तो उसका विरोध करोगे ना। ग्राउंड पे विरोध नहीं तो करती हुई दिखाई दे रही है। देश की जनता ये बात देख रही है, देश वहां की जनता देख रही है कि किस तरह से सब कुछ मिल रही है। आपने ये कहा ना कि 2024 में अगर बीजेपी नहीं रोक पाई तो स्थिति डिफरेंट होगी। मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस 2018 में बीजेपी को मात्र असेंबली में सरकार बना रही था। बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, लेकिन एक करती हुई दिखाई दे रही है आपको। असदुद्दीन ओवैसी वहां सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है आपको?
आप क्या चाहते हैं ये बताइए, एक भारतीय सेकंड, जनता पार्टी क्या एक चाहती है? सेकंड, मैं तो सवेश चाहता हूं पाठक, एक केसीआर सेकंड। वहां से जाए। सवेश पाठक, भारतीय अगर जनता पार्टी डिसाइसिव सरकार बने, एक मैं एक चाहता संजीव हूं। जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि डिसाइसिव मोड में वो रहेगी, डिसाइसिव उसकी सिचुएशन रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कांग्रेस के साथ तो बीजेपी जाने से रही, डिसाइसिव उसमें रहेगी तो फिर इसका मतलब बीआरएस के साथ में जाएगी, देखिए, और आप बीआरएस को खुद कह रहे हैं कि वो करप्टेड है, पूजा तो जी- फिर कैसे वहां पर डिसाइसिव मोड में आकर किसका साथ देगी देखिए बीजेपी? पूजा जी ये राजनीति है। प्रमोद जी यहाँ आ रही पे आप इनका यही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग जैसी जो सांप्रदायिक अरे पार्टी कहाँ है उससे चलेगा कैसे फिर आप दाएं बाएं चले नहीं, गए। जब बात यहाँ वहां पे की उठ रही है, जनता दाएं इस बाएं नहीं मुद्दे जा रहा हूं मैं, वहां की जनता इस मैं मुद्दे पे उसी वोट कर रही है मुद्दे पे क्या? आ रहा हूं। जब खुद वहां की जनता इस मुद्दे पे वोट बीजेपी के नहीं कर तमाम रही है। दिग्गज कह वहां चुके हैं की कि हमारे जनता के साथ जो आने की मेन कोशिश मुद्दे बीआरएस हैं। ने की, लेकिन हम उनको साथ नहीं लाएंगे। अगर ये पहले क्लियर कर दिया गया तो क्या ये माने कि राजनीति में जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं लोग उसकी वैल्यू ना करें, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो नेता होते हैं वो फैसला लेते हैं? देखिए मुझे भी उम्मीद नहीं है कि बीजेपी 60 के आसपास या अरे 50 क्या के बात कर ऊपर रहे हैं? सीटें जीत पाएंगी, तभी तो वो सरकार बना पाएगी ना। संजीव जी बताइए वहां सरकार बनाने के लिए कितने एमएलए की जरूरत होगी? दो कितनी अंकों में सीट की? जाती हुई नहीं दिख रही है, आप नहीं 50-60 तो की दो बात कर अंक रहे में तो स्वामी। जाएगी, वही मैं सरप्राइज प्रमोद फैक्टर स्वामी। बार बार कह रहा हूं, 2 अंकों में इस बार जाएगी। दूसरी बात, आपने बार बार 2024 की बात कर रहे हैं संजीव जी, 2019 में भी चुनाव हुआ था, 29% वोट शेयर कांग्रेस अगर आप ये को कह रहे असेंबली हैं, इलेक्शन में मिला एक था। सेकंड, प्रमोद जी, अगर 1 से 60 तक की बात हो रही है या फिर 1 से 50 तक की बात हो रही है, तो ऐसा 1 से 50 तक जाने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है बहुत आखिर में आकर पूरे चुनाव प्रचार पर जोर दिया गया, शुरुआत में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन एकदम से बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर लगाई। अब ये आप मानते हैं कि नहीं? मुद्दे की बात करता हूँ। हमारा मुद्दा क्या है? हम परिवारवादी राजनीति के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के विरुद्ध है। परिवारवादी पार्टी दोनों ही हो गई। बीआरएस भी परिवारवादी पार्टी है, केसीआर का परिवार है जो है वहां वही प्रमुखता है, और कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली का वर्चस्व है। हम इस राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम परिवारवादी राजनीति का हम विरोध करते हैं। अब परिवारवादी राजनीति की जब हम बात करेंगे तो बहस छिड़ सकती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है क्या उनके पुत्र या पुत्रियां राजनीति में नहीं है। बात तो नहीं है, बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। एक बूथ कमेटी का साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, कि नड्डा जी के बाद कांग्रेस कौन होगा? पार्टी में नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ था आप बताएंगे? नहीं है। आप बताएंगे नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ था? लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है? और बीआरएस में केसीआर पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या होती है लोकतांत्रिक बात प्रक्रिया। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात हुई, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो ये जनता जनादेश देगी ना कि जनता क्या जनादेश देगी। कोई मुद्दा नहीं है, केवल परिवारवाद की बात करेंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, ये इसके अलावा कुछ चलिए नहीं ठीक है। है, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन फिर से निर्णायक भूमिका में अगर कोई है तो निर्णायक भूमिका में है जनता, और जनता फैसला लगातार कर रही है। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक लगभग 8.52%। तेलंगाना में अभी तक जो मतदान हुआ है वो लगभग 8.5% हुआ है। लगातार लोगों से अपील जारी है, घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।